न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसकी इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दे दी थी मैंने, और इसमें हमने पहली डिसऑर्डर एडीएचडी कर ली थी। सेकंड वी हैव टू बिगिन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम एएसडी भी बोलते हैं। To define autism spectrum disorder is characterized by widespread impairment in social interaction and communication skills and stereotyped patterns of behaviors, interests and activities. अब इसमें बच्चे की social interaction पर भी affect आएगा। इसके अलावा बच्चे की communication skills में बहुत ज्यादा problem है। अगर communication skills में problem है तो of course उसकी social interactions में problem आएगी ही आएगी। बहुत सारे cases में language आती ही नहीं है, मतलब स्पीच होती ही नहीं है। अगर होगी तो बहुत खराब स्पीच होगी कि आपको समझ नहीं आएगी, या फिर रिपीटेशन हो सकता है स्पीच के अंदर। इसके अलावा स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, मतलब एक ही तरीके के जो बिहेवियर्स हैं वो बच्चे करते हैं, कि जैसे अगर हैंड फ्लिप कर रहे हैं तो हैंड फ्लिप करते रहेंगे। डेंजरस भी हो सकती हैं कुछ उनके स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। एंड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, जैसे अगर उनको पसंद है कि बहुत सारी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं तो वो पेंसिल्स को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, बार बार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो इस तरीके के कुछ स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स ऐसे बच्चों के होते हैं। नाउ जिन बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनके सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम होता है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट जो होगा वो कुछ ही चीजों में होगा और आप वो चीज बदल नहीं सकते हो, ना उनके ऊपर फोर्स कर सकते हो। वो इरिटेट हो सकते हैं, एजिटेट हो सकते हैं और बहुत बारी वायलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हम वायलेंस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे तुम किसी अपने मम्मी पापा को, तुम्हें पता है कि अगर मैंने तेज से हाथ चलाया तो मेरे नेल्स उनको लग जाएंगे, उन बच्चों को नहीं समझ में आता। इस तरीके के कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर उन बच्चों के होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रूटीन, तो उन्हें रूटीन बहुत पसंद होता है। उनका रूटीन आप चेंज करोगे तो वो फिर टैंट्रम्स शो करेंगे या फिर उस रूटीन को फिर फॉलो ही नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे वो अगर उनका रूटीन चेंज होगा तो। 70% जो बच्चे जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, 70% में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी होती हैं। अब ऐसे बच्चे जिनमें एएसडी है उनके अंदर प्रोफाउंड डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू अदर पीपल होता है, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस इंसान की क्या पोजीशन है हमारी लाइफ में, या फिर वो लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो ओके, उनको नहीं समझ में आती है। देन सोशल बिहेवियर इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, लोगों की फीलिंग्स पर अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, एंड ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं कर पाएंगे, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाएंगे। जो ऐसे बच्चे सीरियस एबनॉर्मैलिटीज भी शो करते हैं इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, यानी कि उनकी लैंग्वेज आती ही नहीं है। लैंग्वेज नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन नहीं आएगा। और फिर भी अगर हम नॉर्मल लोगों को देखें जिनके पास में लैंग्वेज नहीं होती, मतलब वो गूंगे हैं, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। ऑटिस्टिक बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल ही स्पीच कभी भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। अगर डेवलप कर भी ली तो रेपिटेटिव और डेविएंट स्पीच पैटर्न होगा। डेविएंट क्या होता है? यस, तो स्ट्रेंज और डिफरेंट। सो उनका जो अगर स्पीच आ भी गई, वैसे तो आती नहीं है, अगर स्पीच आ भी गई तो बहुत रेपिटेटिव होगी या फिर स्ट्रेंज स्पीच होगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा आता था ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है ऐसे बच्चों को ताकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कुछ हद तक कर सकें। तो इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक बच्चा आता था, उसका नाम हमजा था। तो अगर उससे कोई पूछता था ना आज हमजा कैसा है, तो वो उसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहता था, आज हमजा कैसा है, आज हमजा कैसा है। तो बच्चे की लैंग्वेज है ही नहीं, जो आप बोल रहे हो वो उसको बहुत देर तक रिपीट करता रहेगा। वो आपको बता नहीं पाएगा कि आज वो कैसा है, वो बस उसी सेंटेंस को रिपीट कर देगा। इस तरीके की स्पीच ऑटिस्टिक बच्चों में होती है।
अब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके बहुत नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स होता है, जैसे मैंने बताया लाइनिंग अप दी ऑब्जेक्ट्स, कि अगर पेंसिल्स पड़ी हैं तो उनको लाइन अप करते रहेंगे, या फिर बॉडी मूवमेंट्स होंगी बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल, कि हैंड अगर फ्लिप कर रहे हैं तो फिर फ्लिप ही करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का तो डेंजरस भी हो जाता है, अगर उन्होंने दीवार सर में मारना सीख लिया तो वो मारते ही रहेंगे। इस तरीके के उनके रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। अब ये जो मोटर मूवमेंट है वो बहुत बड़ी सेल्फ स्टिमुलेटरी भी होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सेल्फ स्टिमुलेटरी कि अपने ही हाथों से चीजें कर रहे हैं, नहीं तो अगर उनके हाथ में ये स्टिमुलस है तो स्टिमुलस बजाते रहेंगे। तो कुछ भी उनको बस अपने हाथों से रिपीट करना है, या अपनी मोटर मतलब किसी भी हैंड जेस्चर से, लेग जेस्चर से उनको रिपीट करते रहना है। इसके अलावा सेल्फ इंजूरियस, जैसे कि मैंने बोला कि हेड बैंग करेंगे अपना कहीं पे भी। देन इस तरीके की डिफिकल्टीज की वजह से अगर हम बात करें कि उनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। जो बच्चे एएसडी के होते हैं उनमें देयर इज ना वो रिलेशनशिप को शुरू कर पाते हैं, ना वो मेंटेन कर पाते हैं, ना उसे एंड कर पाते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि रिलेशनशिप को डील कैसे करना है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनको रिलेट करना नहीं आता है दूसरे लोगों से। तो अगर आपको ऑटिज्म समझना है तो ऑटिज्म के लिए बर्फी मूवी है, बर्फी में प्रियंका चोपड़ा वॉज शोन एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिज्म पूरा ठीक तरीके से नहीं दिखाया है उसमें, क्योंकि शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द लव जेस्टर्स ऑफ रणबीर कपूर। दैट डजंट हैपन विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो नहीं होता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है, बट अगेन वो भी सही ऑटिज्म नहीं दिखाया। तो उसमें उस डॉक्टर को ऑटिज्म है या हाँ, तो मतलब तुम ये सब चीजें देखकर तुम ये पता लगा सकते हो कि किस तरीके के सिम्टम्स एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के होते हैं। बट कंप्लीटली मत बिलीव करना कि जो आपको मूवीज में या सीरीज में दिखाया जाता है वैसे ही होते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, हमेशा वैसे नहीं होते। कुछ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा बेहतर बिहेव करेंगे, बट ऐसा नहीं है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। आगे चलो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जल्दी जल्दी कवर करूंगी क्योंकि हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। डेफिनेशन वही रिपीट कर रखी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि बिलो 70 IQ होगा, एंड डेफिसिट्स और इम्पेयरमेंट इन adaptive behaviors in areas of communication, self-care, home living, social interpersonal skills, functional and academic skills. तो ऐसे एरियाज में ये बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं जो इनकी उम्र के बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। एंड दीज सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये 3 चीजें हैं डेफिनेशन में, और ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, तभी वो कहीं पे भी आईडी की अगर डेफिनेशन मांगी जाएगी तो यही लिखनी है। अब इसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे यहाँ पर हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया था कि माइल्ड, मॉडरेट और प्रोफाउंड या सिवियर के बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, या किस तरीके की एक्टिविटीज उनकी होती हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स उनके होते हैं। तो डू नॉट मिक्स इट विद चैप्टर 1। अगर इस पे क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद मॉडरेट आईडी, तो उसमें चैप्टर 1 वाला मत लिखना, बल्कि ये वाला लिखना, क्योंकि अब तुम्हें चैप्टर 4 में पढ़ा दिया गया है अच्छे तरीके से। तो अगर वो 2 से 4 नंबर का आ रहा है, मतलब 2 से ऊपर का अगर नंबर का आ रहा है, तो तुम यहां से फीचर्स उठाओगे, ठीक है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब माइल्ड के जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू रेंज करता है 55 to 70, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। पहले सारा का सारा माइल्ड का पढ़ूंगी, फिर मॉडरेट का पढ़ूंगी। सेल्फ हेल्प स्किल्स की अगर हम बात करें, नहीं पहले सारा एक साथ चलाती हूँ।
मॉडरेट के जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू होता है 55 टू 35 टू 40 के बीच में। सिवियर के जो बच्चे होते हैं वो 35-40 से लेकर 20 टू 25 के बीच में उनका आईक्यू होता है, और प्रोफाउंड वालों का बिलो 20 होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 1। अब हम प्रॉपरली समझेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल एरियाज यानी कि अडेप्टिव एरियाज की जो हमने बात करी है उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर के बच्चे किस तरीके से डिफर करते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है, माइल्ड के बच्चों की अगर बात करें तो ऐसे बच्चे खुद से अपने आप खाना खा सकते हैं, अपने आप कपड़े पहन सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग आप उनको दे दोगे तो वो अपने आप चीजें कर लेंगे। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स बहुत ज्यादा मुश्किल से सिखानी पड़ती है, तब जाके वो कर पाएंगे। सिवियर की बात करें तो उनके पास में या तो कोई स्किल्स नहीं होती हैं सेल्फ हेल्प की, या फिर पार्शियल स्किल्स आर देयर, तो उनको प्रॉपरली 24/7 किसी न किसी सर्वेलेंस की जरूरत पड़ती है फॉर दीज थिंग्स। स्पीच और कम्युनिकेशन की बात करें तो माइल्ड के जो बच्चे होते हैं, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज एडिक्वेट, अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, तो कुछ लेवल ऑफ लैंग्वेज उनमें अवेलेबल होती है और कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ऑफकोर्स क्योंकि एवरेज के बच्चों से थोड़ा मॉडरेट में आ रहे हैं। माइल्ड की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसिव और लैंग्वेज जो है रिसेप्टिव की, वो कितना रिसीव कर पाते हैं लैंग्वेज को या फिर एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो एडिक्वेट है कि काम चलाने वाली बात। मॉडरेट में काम चलाने वाली बात नहीं है, वो प्रॉपरली कर लेंगे, ठीक है। एंड स्पीच प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है मॉडरेट के बच्चों में। देन सिवियर के बच्चों में जो लैंग्वेज है जो उन्होंने सीख रखी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और अपने आप को जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करेंगे वो तो बहुत ही पुअर है, उनको नहीं आएगा अपने आप को एक्सप्रेस करना। एकेडमिक्स की बात करें तो माइल्ड के बच्चों में ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट अगर होगा तो वो 6th ग्रेड तक पढ़ लेंगे। देन मॉडरेट के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत कम एकेडमिक स्किल्स होती हैं, फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड तक पढ़ पाएंगे या फिर मैक्सिमम 3rd स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे। सिवियर के अंदर कोई एकेडमिक स्किल्स नहीं होते क्योंकि उनके अंदर लैंग्वेज ही नहीं आ रही, लैंग्वेज नहीं आएगी तो पढ़ेंगे कैसे। सोशल स्किल्स में माइल्ड के जो बच्चे होते हैं उनके पास में फ्रेंड्स होते हैं एंड दे कैन एडजस्ट क्विकली। मॉडरेट वाले बच्चे फ्रेंड्स बना लेते हैं लेकिन उनको सोशल सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। सिवियर के जो बच्चे होते हैं उनके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं और उनके अंदर कोई सोशल इंटरेक्शन करने की भी कैपेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, वोकेशनल एडजस्टमेंट, माइल्ड के जो बच्चे हैं वो जॉब होल्ड कर लेंगे, इसलिए जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कोटा होता है क्योंकि उनकी जो चीजें होंगी वो कंपैरेटिवली कम होंगी, तो इसलिए उनको जॉब्स मिल जाती हैं, गवर्नमेंट में भी मिल जाती है और वो होल्ड कर लेते हैं जॉब। फैमिलीज भी होल्ड कर लेते हैं, मतलब शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा मैनेज। देन मॉडरेट के जो बच्चे होते हैं उनको शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब वो खुद से जाके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपको एक जगह, अगर वो काम करने के काबिल हैं तो आपको उन्हें एक जगह रखना पड़ेगा तभी वो काम कर पाएंगे, कि वो पूरे टाइम उनका कोई ध्यान रखने के लिए है, वरना फिर अगर कहीं चले गए तो वापस आना नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड कंसिस्टेंट सुपरविजन की जरूरत है। सिवियर वाले जो बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स नो एम्प्लॉयमेंट एट ऑल और कांस्टेंट केयर की जरूरत होती है। एडल्ट लिविंग की अगर हम बात करें तो माइल्ड के जो बच्चे होते हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेट के बच्चे जो होते हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, दे आर यूजुअली डिपेंडेंट। सिवियर के जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी, उनको 24/7 किसी की सर्वेलेंस की जरूरत है। तो सिवियर में तो हमेशा हर चीज वो नहीं कर पाएंगे, प्रोफाउंड या सिवियर में। क्लियर हुआ? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, नेक्स्ट जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आएगी। क्या होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर? कर रखा है पहले हमने। फॉर एग्जाम्पल यस,
दैट इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो एकेडमिकली किसी स्पेसिफिक चीज को लर्न करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में आता है। तो बच्चा पूरा एकेडमिकली ऐसे पुअर नहीं है, बस वो एक चीज नहीं कर पा रहा है और वो बच्चा टू बच्चा वेरी कर सकता है। सो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको परसीविंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो चीजों को एक्यूरेटली परसीव नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेटली समझ नहीं सकते हैं। एंड ये इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली स्कूल ईयर्स में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। एंड बच्चों को बेसिक स्किल्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिक्स, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि अगर किसी बच्चे को रीडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है या राइटिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा एकेडमिक सिस्टम ही ऐसा है कि आप इन्हीं सब चीजों पर जज हो रहे हो, तो बच्चा बिलो एवरेज तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। However, जो individuals may be able to reach acceptable performance levels तक हम उनको पहुंचा सकते हैं अगर हम उनके ऊपर एफर्ट करेंगे। इसलिए आप लोगों के स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल एजुकेटर ही ऐसे बच्चों को हेल्प करके एफर्ट डाल के थोड़ा और अलग तरीकों से पढ़ाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको एवरेज तक ले आते हैं या फिर अबव एवरेज भी चले जाते हैं। हम सबने वो तो देखी है, तारे जमीन पर तो देखी है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज लाइकली टू इम्पेयर फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन द रिलेटेड स्किल्स। तो ऐसे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस और ऑक्यूपेशनल स्किल्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। अगर वो ऑक्यूपेशनल स्किल्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस या कोई भी स्किल इन रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स पर डिपेंडेंट है। आगे चलो। डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, ये अच्छे तरीके से पढ़ना समझना। ये क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग जो सिम्टम्स हैं वो इन्हीं डिसऑर्डर्स के हैं। इस पे पक्का बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। पिछले साल भी आया, पिछले 4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है इस पे, और लगातार बच्चे समझने में, बहुत सारे बच्चे समझने में असक्षम हैं। तो इसलिए अच्छे से करना और सिम्टम्स अच्छे से समझना। इसमें सबसे पहले है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। जिसको हम ओडीडी भी बोलते हैं, बच्चों में होती है ये। अब जिन बच्चों में ओडीडी होती है ऐसे बच्चे एज इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस दिखाएंगे, हद से ज्यादा जिद्दी होंगे। नॉर्मल जिद्दी होना इज ओके, हद से ज्यादा जिद्दी होंगे, हद से ज्यादा इरिटेटेड रहेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होगा ऐसे बच्चों का, डिसोबीडियंट रहेंगे और बहुत ज्यादा हॉस्टाइल मैनर में बिहेव करेंगे, जो कि अगेन एज इनअप्रोप्रिएट है। मतलब उनकी एज से रिलेटेड हॉस्टिलिटी नहीं है। ये जिस तरीके का स्टबननेस, डिसोबीडियंस, इरिटेशन, एंगर, हॉस्टिलिटी ऐसे बच्चे दिखाते हैं। नेक्स्ट, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपने आप को गुस्से वाला मानते नहीं है, मतलब उनके हिसाब से वो नहीं कर रहे, किसी और ने कुछ किया है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बिहेव करा है। ठीक है, तो कभी भी नहीं मानेंगे कि हम में कोई बुराई है, या फिर अगर उन्होंने कोई चीज कर भी दी, कि सपोज स्कूल में किसी को मार दिया, इतने बुरे तरीके से मार दिया कि शायद सामने वाला जख्मी हो गया, मे बी बैचमेट है, क्लासमेट है, कुछ भी हो सकता है, तो जख्मी हो गया बुरे तरीके से, लेकिन वो नहीं मानेंगे कि मेरी गलती है, मुझे गुस्सा आ गया या मैंने गलत किया। यूजुअली बच्चों में गिल्ट आ जाता है, अगर सामने वाले को चोट लग जाए, बच्चों के अंदर इतनी एम्पैथी होती है, उनको गिल्ट आ जाता है कि वो मेरी वजह से कोई गिर गया। ऐसे बच्चों में नहीं आता।
वो घर पे जाकर भी यही बोलेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसे किया था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से कभी भी ये बहुत बारी ऐसा होता है कि ये डिसऑर्डर डायग्नोज ही नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे देश में माओ के लिए तो मेरा प्यारा बच्चा है ना, मेरा प्यारा राज दुलारा, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा थोड़ी कर सकता है, मेरी बेटी ऐसा थोड़ी कर सकती है। सो दैट इज वाई ये डिसऑर्डर बहुत बड़ी डायग्नोज ही नहीं होती है, क्योंकि कोई इसके सिम्टम्स पहचान ही नहीं पाता। सबको लगता है कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। क्वेश्चन हमेशा यही आएगा, सिचुएशन दे दी जाएगी, आइडेंटिफाई करो ओडीडी है या कंडक्ट डिसऑर्डर है, और अभी तुम देखना सिम्टम्स कितने ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। अब जो कंडक्ट डिसऑर्डर है और एंटी सोशल बिहेवियर है, ये इतना ज्यादा होता है ऐसे बच्चों में, एज इनअप्रोप्रिएट एंटी सोशल बिहेवियर ऐसे बच्चों में होता है, जो कि उनके एक्शंस में और एटीट्यूड्स में दिखता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करेंगे, फैमिली की रिस्पेक्ट को वायलेट करेंगे, सोसाइटल नॉर्म्स नहीं मानेंगे, और पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स को भी, मतलब किसी अपनी प्रॉपर्टी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, किसी और की प्रॉपर्टी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। जो टिपिकल बिहेवियर है कंडक्ट डिसऑर्डर का, वो है अग्रेसिव एक्शन, जो कि जैसे थ्रेट करना किसी को, या फिर एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना, या फिर नॉन अग्रेसिव कंडक्ट हो सकता है जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, या फिर घर से चोरी कर रहे हैं, या किसी और के घर से चोरी कर रहे हैं, सीरियस रूल वायलेशंस करेंगे ऐसे बच्चे। अब जो अग्रेसिव बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहला जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो है वर्बल एग्रेशन, जिसमें बच्चा किसी को गलत गलत नामों से बुलाएगा या फिर गाली गलौज करेगा, दैट इज वर्बल एग्रेशन। वर्बल एग्रेशन कर सकता है कोई। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्रेशन, जिसमें वो सामने वाले को मार सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्टाइल एग्रेशन, जिसमें जानबूझकर इस तरीके से बिहेव करेंगे कि सामने वाले को इंजरी हो जाए, और बहुत बुरे तरीके से इंजरी हो जाए। अब वो एनिमल्स के टुवर्ड्स भी हो सकती है और वो ह्यूमन बींग्स के टुवर्ड्स भी हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव एग्रेशन, जिसमें सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या बुली करने की कोशिश करेंगे। अब हर किसी को तुम बोल सकते हो, ये तो तुम्हारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा कॉमन होगा, बुलिंग एंड ये टाइप ऑफ अग्रेशन, ये टाइप ऑफ अग्रेशन है, तो बस उसको टाइप ऑफ अग्रेशन में ही बांटो कि ओके, एक एक बंदा एसोसिएट कर लो, अच्छा ये है, तो वो अग्रेशन का टाइप भी याद रहेगा। और क्या, अग्रेशन का टाइप याद रहेगा, बट इट इज नॉट कंडक्ट डिसऑर्डर, तो उनको डायग्नोज करने मत बैठ जाना। और क्या, एसोसिएशन बिठाओ। समझ में आया। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, वो ऐसा आ सकता है कि अग्रेशन दिखा रखा है कि ओके दिस पर्सन इज नेम कॉलिंग एवरीबॉडी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अग्रेशन, तो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, सो यू हैव टू, यस वर्बल अग्रेशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अग्रेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओडीडी और कंडक्ट डिसऑर्डर समझ में आया। खत्म करवा दो हाँ चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये हमने पिछले साल चैप्टर 3 में भी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब इसमें हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब जो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है, ये स्पेशली यंगस्टर्स में होती है, एंड नो ऑफेंस टू एनीबॉडी आउट देयर, बट विमेन में होती है ज्यादातर। फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा,
एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं अपने आप को, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी इमेज है, बेसिकली उनको ये लगेगा कि चाहे वो जितनी भी पतली हो, उन्हें ये लगेगा कि नहीं मैं मोटी हूं। तो एक तरीके की इसमें एक टर्म है डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। तो वही टर्म यूज करनी है कि बच्चों में डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है, चाहे वो जितनी ही पतली हो उन्हें लगेगा कि मैं मोटी हूं और मुझे और ज्यादा वेट लूज करने की जरूरत है, जिसमें वो अपने आप को स्टार्व करेंगी, लेग्जेटिव यूज करेंगी, नहीं लेग्जेटिव इसमें यूज नहीं होगा। हाँ, खाना नहीं खाती हैं, जिम बहुत ज्यादा जाती हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, किसी के सामने नहीं खाएंगे क्योंकि किसी के सामने खाना पड़ेगा तो फिर वो पूरा खत्म करना पड़ेगा, बट वो तो हद से ज्यादा डाइटिंग कर रही हैं ताकि वो अपने आप को पतला करें। अब ऐसे में बहुत बारी ये होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ जाती है क्योंकि वो हद से ज्यादा पतली हो जाती हैं, यानी कि बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा है पिछले 1.5-2 महीने या 3 महीने से। एंड ऐसा बहुत बारी होता है कि बॉडी फिर उससे रिकवर भी नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर था, तो वो लड़की उससे रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि उसने अपने डेवलपिंग ईयर्स में ये डिसऑर्डर डेवलप कर ली थी। तो जिस वजह से जब एक्चुअली शरीर को चीजें लगनी थी, फिजिकल स्ट्रेंथ बननी थी, तब वो बन ही नहीं पाई। ओके, दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। देन नेक्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा। अब यहां पर एक तरीके का लूप है। बच्चे को ऑफकोर्स भूख तो लगेगी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, भूख लगेगी। तो भूख जब लगती है तो वो बिंज ईटिंग कर लेते हैं, वो बहुत सारा खा लेते हैं। उसके बाद में उनको एक गिल्ट होती है कि अरे मैंने अगर बहुत सारा खा लिया, ये मेरी बॉडी को लग जाएगा, फिर तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो वो क्या करेंगे, उसको विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग वो उसको बाहर निकालेंगे, मतलब खुद से ही वॉमिटिंग करेंगे और वो सारे खाने को बाहर निकाल देंगे। अब इस केस में लेग्जेटिव्स यूज करते हैं। लेग्जेटिव्स आर द मेडिसिन दैट वी यूज टू कॉज लूज मोशंस। तो जिस वजह से लूज मोशंस के थ्रू भी वो सारा खाना बाहर निकल जाएगा। तो कुछ भी करके जो उन्होंने खाया है उस बिंज ईटिंग के फेज के दौरान वो सारा का सारा बाहर निकाल देते हैं। दिस इज बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में हद से ज्यादा खाएंगे और भूख नहीं भी है तो भी खाएंगे। दिस इज बिंज ईटिंग। बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, अभी अभी खाना खाया है लेकिन मन नहीं भरा है तो और खाते रहेंगे। दिस इज बिंज ईटिंग। एंड बिंज ईटिंग आज हम सब कर रहे हैं, बॉडी को उतनी जरूरत भी नहीं है, हमारा उतना शायद काम नहीं है बॉडी का, लेकिन फिर भी हम खाए जा रहे हैं। दैट ऑल्सो काउंट्स इन बिंज ईटिंग। Next is substance related and addictive disorders. अब जो एडिक्टिव बिहेवियर है, चाहे उसमें हाई कैलोरी फूड लेने का एडिक्शन हो जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज जैसे अल्कोहल को अब्यूज करना हो, कोकेन को अब्यूज करना हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हम अपनी सोसाइटी में फेस कर रहे हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज में हमेशा सिर्फ कोकेन, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग ये नहीं आता है। आप कोई भी चीज अगर एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हो तो आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो। तो अगर आप कैफीन भी हद से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो। आप चॉकलेट हद से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो। अब जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं दैट रिलेटेड टू मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर इंक्लूडेड अंडर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। जितनी भी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मैलअडैप्टिव बिहेवियर जैसे एडिक्शन, मैलअडैप्टिव बिहेवियर जैसे सब्सटेंस अब्यूज, जितनी भी डिसऑर्डर्स में ये सब आता है वो सारी की सारी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई सब्सटेंस अब्यूज का क्वेश्चन दे रखा है एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी, तो यही कैटेगरी लिखनी है उसमें। Now, these disorders include problems associated with the use and abuse of alcohol, cocaine, tobacco, and opioids
among others, which alter the way people think, feel and behave. While there are many disorders listed under this category, few frequently used substances are discussed below. तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आपको थोड़ी सी ही पढ़ा रखी हैं. सबसे पहला जो है वो है अल्कोहल. अब एक चीज की यूज और अब्यूज में फर्क क्या है. यूज का मतलब है कि आपने ओकेजनली ले लिया, ओकेजनली करना पड़ा या मन कर गया, वट एवर इट इज. ओकेजनली का मतलब भी है 3-4 महीने में एक बारी, फिर आप एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को ठीक करके उसको अपने सिस्टम से बाहर भी निकाल रहे हो. दिस इज द यूज ऑफ अल्कोहल. अब्यूज का मतलब ये है कि आपको अब उस अमाउंट का अराउजल नहीं आ रहा है, उस अमाउंट का एक तरीके से अफेक्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो कि अब इसके बिना तो भाई मैं खुश नहीं फील करूंगी, इसके बिना तो मैं रो नहीं पाऊंगा, इसके बिना तो पार्टी नहीं हो पाएगी. दैट इज द अब्यूज ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, तो अल्कोहल में जो लोग अल्कोहल अब्यूज करते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं रेगुलरली एंड बहुत ज्यादा उस पर रिलाई करते हैं टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस. ऐसे बहुत लोग तुम्हें अपने आसपास दिख जाएंगे. इवेंचुअली ड्रिंकिंग जो है उनकी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर करता है और उनके सोशल बिहेवियर में भी इंटरफेयर करता है. उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने के तरीके में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. जो उनकी बॉडी होती है वो टॉलरेंस बिल्ड करती है. यही शब्द लिखोगे. टॉलरेंस का मतलब है कि अब वो अफेक्ट पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है. मतलब जहां पहले वो अल्कोहल 30 ml में हिट कर जाता था या फिर आपको वो अफेक्ट दे देता था, अब 30 ml क्योंकि आप रेगुलरली पीने लग गए हो तो अब आपको 60 चाहिए होगा, 60 से फिर 90 चाहिए होगा, 90 से फिर आगे और फिर एक बोतल तक भी पहुंचेंगे, 2 बोतल तक भी पहुंचेंगे. दिस इज सब्सटेंस अब्यूज एंड दिस इज बिल्डिंग द टॉलरेंस. नेक्स्ट जो है, ऐसे जो लोग हैं वो विड्रॉल रिस्पॉन्सेस फील करते हैं. विड्रॉल रिस्पॉन्सेस का मतलब जब आप उनसे सब्सटेंस छीनोगे या फिर उनसे वो सब्सटेंस कंज्यूम ना करने को बोलोगे तो उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे. संजय दत्त वाली कौन सी मूवी थी वो, संजू. उसमें अगर तुम्हें याद हो वो इतने सारे ड्रग्स कंज्यूम करता था, फिर वो एक रिहैब में गया तो रिहैब में ऑफ कोर्स ड्रग्स बंद हो गए जो वो कितने सालों से करता हुआ आ रहा था. तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे थे जिसमें उसने खुद बताया कि कभी इतनी ठंड लगती थी कि पूछो मत, या फिर कभी इतनी गर्मी लगती थी कि कुछ पूछो मत. मतलब वेदर कंडीशन मैटर ही नहीं करेगी. गर्मी लग रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है. हाथ पैर ट्रेम्बल करेंगे, बोला नहीं जाएगा, वॉमिटिंग्स होंगी, हेडेक्स होंगे. ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. बहुत बारी हार्ट रेट तेज हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक तक भी बात पहुंच जाती है अगर बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है तो. दीज आर द विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल रिस्पॉन्सेस एक इंसान फील करता है. अब जो अल्कोहलिज्म है वो बहुत सारी फैमिली, सोशल रिलेशनशिप्स और करियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो कितने सारे रोड एक्सीडेंट में इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑल्सो it has a serious effect on the person, it has a serious effect on the children. अगर किसी के फादर या किसी की मदर बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, अल्कोहल अब्यूज कर रही है, तो बच्चा भी तो वही देख रहा है और उसका इफेक्ट उस बच्चे पे भी आ रहा है. क्योंकि आप आकर क्या करोगे, हाथ उठाओगे, डांटोगे, वायलेट हॉस्टाइल हो जाओगे बच्चे के साथ में, तो वो सब बच्चा झेल रहा है, तो जिसका इफेक्ट जो है बच्चे पे भी जाएगा. अब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ऐसा माहौल अपने घर में देखा है तो उनको बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनमें भी हो सकती है. क्योंकि उन्होंने अब हमेशा 2 रास्ते होते हैं आपके पास किसी भी चीज के लिए. एक तरीके का बच्चा होगा कि वो देख के वही चीज सीख लेगा कि अच्छा मैं भी ऐसा ही करूंगा. एक बच्चा होगा जो ये सीखेगा कि नहीं, ऐसा इंसान नहीं बनना है. आई थिंक वी शुड यूज द सेकेंड पार्ट, ये ऐसा इंसान नहीं बनना है. तो इसलिए ऐसे बच्चों में बहुत बारी ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं.
सो फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है जो लोग अल्कोहल अब्यूज करते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। जितनी भी अल्कोहल बेवरेजेस हैं उनके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है। अब ये जो केमिकल है ये हमारी ब्लड में जाता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जाता है, क्योंकि अगर ब्लड में जा रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो जाएगा ही जाएगा। तो वहां जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर वो क्या कर रहा है, हमारी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ताकि उनके रेसिंग थॉट्स जो है या फिर एंजाइटी जो है या स्ट्रेस जो है उससे वो डील कर सके। देन इथाइल अल्कोहल जो है वो ऐसे ब्रेन के एरियाज को नम कर देता है या स्लो डाउन कर देता है जो हमारा जजमेंट कंट्रोल करते हैं या फिर हमारा इनहिबिशन कंट्रोल करते हैं कि हमने कोई चीज देखी और फिर करी, उस चीज को भी कंट्रोल करते हैं। देन आप देखोगे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो एकदम से बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुश फील करते हैं, तो उनकी एकदम अलग ही आइडेंटिटी निकलकर बाहर आती है, क्योंकि उनकी ब्रेन का वो वाला जो पार्ट है जो जजमेंट कंट्रोल करता है वो तो स्लो डाउन हो गया है, तो उन्हें अब फियर ही नहीं है किसी की जजमेंट का, इसलिए दे आर बिहेविंग द वे दे वांट टू। ठीक है, जैसे ही अल्कोहल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज को अफेक्ट करता है। जैसे जो ड्रिंकर्स होते हैं साउंड जजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो स्पीच होती है वो लड़खड़ाने लग जाती है या फिर लेस केयरफुल होती है, इसलिए लोग शराब के नशे में अक्सर वो बातें भी बोल देते हैं जो उनको लोगों को नहीं बतानी है, क्योंकि उनकी स्पीच लेस केयरफुल हो जाती है और लेस क्लियर भी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी डेविएंट स्पीच हो जाएगी, स्टटर करते हैं या फिर फंबल करेंगे। हाँ, यस। और जो मेमोरी है वो भी फैल्टर करेगी, यानी कि मेमोरी अब ढंग से काम नहीं करेगी, या तो वो उस टाइम की चीजों को ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी या फिर पुरानी चीज उसको याद नहीं है। पीपल बिकम मोर इमोशनल, दे बिकम मोर लाउड एंड दे बिकम मोर एग्रेसिव, इसलिए ज्यादातर सुसाइड अल्कोहल इंड्यूस से होती हैं, ज्यादातर झगड़े अल्कोहल की वजह से होते हैं क्योंकि लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। मोटर डिफिकल्टीज भी बढ़ जाती हैं, इसलिए आप देखोगे जिन लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा होता है वो चलने में लड़खड़ाते हैं, चल नहीं पाएंगे, ड्राइव नहीं कर पाएंगे, विजन ब्लरी हो जाएगा, सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑल्सो कोई भी सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेरोइन। हेरोइन इज द नेक्स्ट ड्रग दैट पीपल एब्सॉर्ब। ओ अब्यूज, मेरी स्पीच को क्या हो गया है? अब जो हेरोइन है वो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितने भी अब्यूजर्स हैं वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं हेरोइन पे, इसलिए उनकी जो लाइफ है वो हेरोइन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है, मतलब उन्हें चाहिए ही चाहिए। ऑल्सो टॉलरेंस बिल्ड कर देंगे, टॉलरेंस का मतलब तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने का मन करता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अफेक्ट नहीं आ रहा। एंड विड्रॉल रिएक्शन आते हैं जब वो उसे लेना बंद कर देते हैं। जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेंजर ऑफ हेरोइन है या फिर ओवरडोज है वो है कि रेस्पिरेटरी सेंटर स्लो डाउन कर देते हैं या फिर ब्रेन को भी स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस ब्रीदिंग हो सकती है एंड बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक कर जाएगा। नेक्स्ट इज कोकेन। Regular use of cocaine may lead to a pattern of abuse in which the person may be intoxicated throughout the day and function poorly in social relationships and at work. It may also cause problems in short-term memory and attention. Dependence may develop so that cocaine dominates the person's life. More of the drug is needed to get the desired effect. Again, tolerance build हो जाती है. And stopping it results in the feelings of depression, fatigue, sleep problems, irritability and anxiety that are the withdrawal responses if we stop.
Cocaine poses serious dangers. It has dangerous effects on psychological functioning and physical well-being. तो ऐसा नहीं है कि physical well-being छोड़ देगा. अब जैसे कबीर सिंह की जो मूवी है उसमें वो कोकेन कर रहा होता है, पूरी मूवी में या तो वो अल्कोहल अब्यूज कर रहा है या फिर वो कोकेन अब्यूज कर रहा है, लेकिन उसकी एड्स दिखाई है. ऐसा नहीं होता है. जो बंदा अल्कोहल अब्यूज कर रहा है या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है उसका हमेशा ही बेली फैट होगा और हद से ज्यादा बेली फैट होगा. क्या एब्स निकले हुए थे? हाँ, तो ये चीज होगी ही होगी. तो जो लोग बियर भी पीते हैं, लोग बोलते हैं ना अरे बियर से कुछ नहीं होता, बियर जौ का पानी है, बोलते हैं ना, सबसे घटिया आर्ग्यूमेंट, बियर जौ का पानी है. उनका हद से ज्यादा बेली फैट निकला होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होने ही नहीं देगा. आपकी फिजिकल वेलबींग को वो खराब कर रहा है, साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी खराब कर रहा है. तो कबीर सिंह में झूठ दिखाया गया है. जितने भी लड़कों को मजा आता है ना, उस बीजीएम पीछे बज रहा है, हाथ में सिगरेट है, सिगरेट के साथ में ही ग्लास भी है, या फिर वो कोकेन स्नॉट कर रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है, पीछे से वो बीजीएम बज रहा है, बर्बाद कर देगा वो बीजीएम. तो ये सब बेकार चीजें दिखाई गई है मूवीज में. कभी भी ये सारी चीजें आपको फिजिकल वेलबींग तक नहीं पहुंचने देंगी. सो कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस जो कि DSM 5 में दिए गए हैं वो है अल्कोहल. नेक्स्ट है स्टिमुलेंट जैसे कि डेक्स्ट्रोफिटामाइन, मेथाम्फेटामाइन एंड कोकेन. कैफेन है जैसे कॉफी, टी, कैफिनेटेड सोडा, एनाल्गेसिक्स, चॉकलेट, कोकोआ. कैनबिस यानी कि मैरिजुआना या फिर भांग. हेलुसिनोजेंस जैसे LSD एंड मेस्कलाइन. LSD जिसने संजू सुना है उसने LSD के बारे में सुना होगा. इट इज अ वेरी डेंजरस ड्रग, वेरी वेरी डेंजरस ड्रग. कि मतलब अगर LSD तुमने जिस स्टेट ऑफ माइंड में कंज्यूम करी है ना, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में अगर सैडनेस में कंज्यूम करी है तो सुसाइड कर लोगे. अगर खुशी में कंज्यूम करी है तो पता नहीं फिर तो क्या ही कर दोगे. तो वो ऐसा ड्रग है. तो LSD करके जो इंसान जीवित है तो उसके ऊपर भगवान का ना कुछ है. हाँ, संजय दत्त तो भगवान का हाथ है. तब भी आज भी अल्कोहल के ब्रांड को प्रमोट कर रहा है. हाउ शेमलेस. यस, करेक्ट. इनहेलेंट जैसे गैसोलिन, ग्लू, पेंट थिनर्स, स्प्रे पेंट, टाइपराइटर करेक्शन फ्लूइड, स्प्रेज. तो मतलब जो लोग जैसे जो फ्लूइड होती है जिससे जो तुम स्कूल्स में यूज करते हो. अच्छा, अब नहीं यूज करने देते, क्यों? बच्चे नशे करते हैं. सही में? ओह माय गॉड. मैंने पहली बार सुना. मतलब मैंने नॉर्मल स्टूडेंट से पहली बार सुना है. ये सब मैंने करते हुए देखा है. वो जो होते हैं लो पॉवर्टी पीपल, वो लोग करते हैं ये सब. बहुत बारी मैंने रिक्शे वालों को भी करते हुए देखा है ऑनेस्टली. बट ये स्कूल स्टूडेंट का तो भाई मैं पहली बार सुन रही हूँ. क्या आए हाय यार, तो बैको तो आए हाय, लाइक सीरियसली आए हाय. मतलब रंग बिरंगे दांत करके तुम्हें क्या प्लेजर मिल रहा है? क्या प्लेजर है उसमें? लाल दांत का क्या प्लेजर मिल रहा है? आई सीरियसली डोंट गेट इट भाई. आई सीरियसली डोंट गेट इट. एक बारी को चलो ठीक है, लोग बोलते हैं ना वेप करते हुए हम कूल लगते हैं, वो ठीक है, वो समझ में भी आ रहा है मेरे को, चलो ठीक है, क्योंकि वो सब मूवीज में दिखाया गया है तो वो बच्चों को कूल लग सकता है क्योंकि एसोसिएशन बिल्ड हो रही है. बट तंबाकू खाता वो बंदा कैसे कूल लग सकता है यार? नाम लड़कों में आता है, बच्चों का होगा. मुझे लगा सरकार ना निकले. ये हो सकता है. ओ भाई, हमारा फ्रेंड है वो ज्यादा मुझे इतना प्रेशर देता था. मेरा फ्रेंड नहीं है.
खाली पेट कर रहा होगा ना। फिर तो खाली पेट हो या भरा पेट हो ऐसा ही होगा। 12,000 वो है, फिर तो ऐसा ही होगा। थोड़े टाइम में वो कहीं भगवान को प्यारा ना हो जाए। वेरी गुड। ओके, सो ऐसे इनहेलेंस भी होते हैं, टोबैको जैसे सिगरेट्स और बीड़ी, ओपियोइड जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कफ सिरप, पेन किलर्स, sedatives like sedative, hypnotics and anxiolytics, sleeping pills and anti anxiety medication. So इन सब चीजों से भी लोग करते हैं। हाँ, इसलिए अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, क्योंकि पैरासिटामोल नींद देती है, तो बहुत सारे लोग उसका ओवर यूज करके सोते रहते हैं। अरे नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज करते हैं।